हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Hyundai के आईपीओ के बारे में। Hyundai का एक ऐसा आईपीओ है जिसके लिए बहुत लोगों की निगाहें टिकी हुई है, स्पेशली मेरी खुद की भी नज़र Hyundai के आईपीओ के ऊपर है। देखिए, Hyundai एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस का सारा हम लोग डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में लोग देखेंगे कि Hyundai का बिजनेस कैसा होता है, कहाँ पे इनके प्लांट्स है, कितना ज़्यादा टर्नओवर है, रेवेन्यू कितना है, मार्जिन कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, टैक्सेस कितना देते हैं, हर एक एक्सपेंस कितने हैं इस पर्टिकुलर कंपनी का, वो सब कुछ हम लोग देखेंगे। एकदम कंप्लीट डिटेल हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि Hyundai का आईपीओ कब एक्सपेक्ट किया जा सकता है, कब आएगा, ये एक्सपेक्टेशन का कब का है वो हम लोग देख लेंगे। आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है वो भी हम लोग देख लेंगे। और Hyundai के आईपीओ के हर एक डिटेल को, मुझे नहीं लगता अगर आप Hyundai के आईपीओ के डिटेल को जानना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के अलावा किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत पड़ेगी। चलिए चलते हैं, स्क्रीन पर आपको ले चलते हैं। Hyundai के आईपीओ के बारे में पहले बता देंगे, कंप्लीट डिटेल हम आपके साथ शेयर करेंगे। ये Hyundai एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा लग्जोरियस कार ब्रांड है जो कि इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट, जी हाँ, इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार ब्रांड है। क्रेटा इसकी खुद की वन ऑफ द ब्रांड है। क्रेटा का मतलब क्रेटा एक ऐसा सेगमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा बिकता है। इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सेलर, सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है वो है Hyundai। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। i10, i20 हर एक चीज़ Hyundai ओन करती है। Hyundai के पास बहुत वैरायटी ऑफ कार सेगमेंट है। उसके बाद Hyundai के डीजल पेट्रोल के बाद Hyundai ईवी में भी एक बहुत बड़ा सा फुटप्रिंट डाल रही है और ईवी में भी इसके प्रेजेंस बहुत हाई क्वालिटी के हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, Hyundai का जो कार सेगमेंट है वो वाकई में बहुत बेहतरीन है। और इसके जो जिस इनके पास जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो फिनोमिनल रेवेन्यू जनरेट होता है। आरएचपी रिपोर्ट, इसका ड्राफ्ट आरएचपी रिपोर्ट, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट जो है वो आ चुका है। उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे, कंप्लीट डिटेल हम लोग जानेंगे इसके कंप्लीट कार सेगमेंट को। अगर आप देखेंगे ना, इनके पास 3 डिफरेंट वेराइटीज़ के कार है। एक पहला तो स्मॉल, मीडियम एंड देन एसयूवीज भी कार के ऊपर भी ये लोग डील करते हैं। आप देखते हैं i10, i20 इज लाइक इस उस जमाने से ये कार चलते आ रहे हैं जब इस मतलब स्टार्ट हुआ था, लाइक इंडिका एंड ऑल लॉन्च हुआ था, तब से i20, i10 इनके कार सेगमेंट में थोड़ा मॉडिफिकेशन और बहुत अच्छा चलता है इनका कार सेगमेंट। उसके बाद ऑल न्यू Hyundai वरना बहुत सही कार है, मतलब एक लग्जोरियस बहुत बेस्ट कार है। एक्स्टर इनका खुद का ब्रांड है, वेन्यू इनका खुद का ब्रांड है। उसके बाद अल काजा, ये बहुत 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 सेगमेंट जो है ना, कार का सेगमेंट जो इनके पास है वो बहुत फिनोमिनल है। एसयूवी से लेकर सेडान, हैचबैक और इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी ये लोग ने अपना प्रेजेंस बना दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो इनका स्टार्ट होता है वो 46 लाख रुपीज़ से स्टार्ट होता है। एक्स शोरूम प्राइस है 46 लाख रुपीज़, क्योंकि ये जो सेगमेंट है वो बहुत बेहतरीन तरीके से बिल्ड किया गया है और ये इनके सबसे टॉप नॉच पोर्टफोलियो में सबसे टॉप नॉच स्पेस रखता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल 46 लाख रुपीज़ का एक्स शोरूम है। उसके बाद टैक्स एंड रजिस्ट्रेशन एवरीथिंग वाज सेपरेट। तो आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि और बाकी सारे जो ब्रांड्स हैं ना, हैचबैक वगैरह की अगर हम लोग बात करें तो 5 लाख से स्टार्ट हो जाएगा। सेडान की अगर हम लोग बात करें, इनके सेगमेंट में सेडान 6 लाख 48,000 से स्टार्ट हो जाएगा। एसयूवीज की अगर हम लोग बात करें तो 612 से स्टार्ट हो जाएगा और सारे सेगमेंट में है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है 46 लाख 5,000 रुपीज़ से एक्स शोरूम प्राइस है। उसके अलावा हम लोग बात करें, ये है रेड हेड रिपोर्ट। रेड हेड रिपोर्ट में कंप्लीट डिटेल्स इस पर्टिकुलर आईपीओ के बारे में हमें जानना चाहिए। रेड हेड रिपोर्ट में ये बताया गया, ये रेड हेड रिपोर्ट सबमिट हुआ था 14th ऑफ जून को। 14th ऑफ जून के बाद से ये इसको ग्रीन सिग्नल मिल गया है सेबी की तरफ से। दो कुछ बड़े बड़े आईपीओस हैं जैसे ओला एंड ऑल, तो सॉरी अगर हम लोग बात करें स्विगी एंड ऑल, स्विगी को भी बहुत अच्छा ग्रीन सिग्नल मिल गया। तो उसके अलावा हम लोग देखेंगे तो Hyundai एक है जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निगाहें टिकी हुई है। मेरी खुद की एक्सपेक्टेशन Hyundai से बहुत ज़्यादा है। इसका एक्सपेक्टेशन होने का सबसे बड़ी बात है ना कि ये जो फंड रेस कर रहे हैं दैट इज़ 25,000 करोड़। 25,000 करोड़ रुपीज़ में अगर आप थोड़ा सा वेल अवेयर रहेंगे और तरीके से इन्वेस्टिंग और डीमेट अकाउंट से आप अपने पोर्टफोलियो के आईपीओ का बिड डालेंगे ना, तो आपको अलॉटमेंट मिलना बहुत लाजमी सी बात है। एक अच्छा अलॉटमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं Hyundai के इस सेगमेंट में। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। Hyundai मोटर इंडिया लिमिटेड ये एक ऐसा बेहतरीन सा सेगमेंट है और बेहतरीन सा स्टॉक है जहाँ पे आपको मिल जाएगा 25,000 करोड़ के आसपास का इसका एक्सपेक्टेड डिमांड लोग सोच रहे हैं, मतलब इशू साइज जो होगा
वो मिनिमम 25,000 करोड़ के आसपास का इशू साइज रहेगा। ठीक है, Hyundai स्टार्ट हुई थी May 6, 1996 में। Hyundai के प्रोडक्ट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देते हैं। आज की डेट में कस्टमर लाइफ साइकिल एक बहुत बेहतरीन सा सेगमेंट है। Hyundai जो है वो अपने ऐप से ही हैंडल कर लेती है। उसके बाद ब्लू लिंक करके प्रोडक्ट फीचर्स हैं इनके पास। मैन्युफैक्चरिंग हब है, 708 रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग हब है कंप्लीट। और वो जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो इनके पास 2 स्टेट्स में अवेलेबल है। ये जो 708 रोबोट अवेलेबल्स हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग हब में जो चेन्नई के प्लांट्स में अवेलेबल हैं। अगर हम लोग बात करें Hyundai का क्लिक टू बाई एप्लीकेशन है डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। R&D एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट है जो तेलंगाना में, हैदराबाद में सैचुरेटेड है। तो ये सारी चीज़ें हैं Hyundai के पास आज के डेट में, आज के समय में ये सारी चीज़ों में Hyundai डील करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो Hyundai के पास जो अगर हम लोग कार सेगमेंट की बात करें, जैसा हम आपको बताएं कि मिड साइज कार से लेकर एक कॉम्पैक्ट एसयूवीज कार यहाँ पे आपको दिख जाएगा, मिड साइज एसयूवीज आपको दिख जाएंगे एंड लार्ज एसयूवीज भी दिखेगा। लार्ज एसयूवीज में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी ऐड हुआ है जिसका प्राइस 46 लाख रुपीज़ एक शोरूम है। अगर हम लोग बात करें इनके कार सेगमेंट के अलावा अगर हम लोग बात करें तो Hyundai ने 1998 में स्टार्ट किया था। सेंट्रो जो है वो Hyundai का ही ब्रांड है और सेंट्रो इंडियाज़ का फर्स्ट टॉल बॉय डिज़ाइन था। और हम लोग बात करें तो Hyundai का सेंट्रो इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सेलिंग कार इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाला कार था Hyundai का सेंट्रो। और इस चीज़ का आप याद रखिएगा कि 1998 में स्टार्ट हुआ था Hyundai का सेंट्रो। 2002 में अमंग्स द इंडियाज़ फर्स्ट क्रेट डीजल इंजन इन्होंने लॉन्च किया था। उसके बाद 2008 में इनका सेगमेंट i20 आया था। 2015 में क्रेटा लॉन्च किया था। 2019 में इन्होंने कंप्लीटली ब्लू लिंक करके अमंग्स द इंडियाज़ फर्स्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजीज लॉन्च किया था। आप उस पर्टिकुलर ऐप से अपने कार को ट्रैक कर सकते हैं, हर एक चीज़ इस एप्लीकेशन में अवेलेबल है। 2019 में और भी कुछ नए ब्रांड्स स्टार्ट किए थे। 2020 से लेकर 2024 तक लाइक स्काई इज़ द लिमिट इनके लिए बन गया और बहुत फिनोमिनल तरीके से चल रहा है। मतलब लॉन्चिंग कार जो Hyundai का लॉन्च्ड कार है 1998 में, वो आज भी ऐसा मतलब कोई नहीं है जिसको उस कार के ब्रांड के बारे में नहीं पता हो। सेंट्रो एक ऐसी कार है जो आज भी आपको बहुत सारे जगहों में देखने को मिल जाती है। अब हम बात करें Hyundai के सेल्स आउटलेट की तो 1366 शोरूम्स हैं इंडिया में, जिसमें अर्बन एंड रूरल सारे डिस्ट्रीब्यूशंस आप देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 50% के आसपास का डिस्ट्रीब्यूशन है अर्बन एंड रूरल में। अर्बन में थोड़ा सा ज़्यादा है, 721 शोरूम्स हैं एंड 16 ये 2024 तक का डेटा आपके सामने दिख रहा है। ठीक है, सर्विस सेंटर भी उसी तरह से अवेलेबल है, 1550 सर्विस सेंटर अवेलेबल है और शोरूम्स है 1366। इतना बेहतरीन तरीके से इनका एक्सपेंशन चल रहा है। उसके अलावा अगर कार के एक एक मॉडल की हम लोग बात करें ना तो आप देखेंगे कि Hyundai के पास कंप्लीट ये जो डिटेल है, ये 5 डिफरेंट प्लांट्स है। पैन इंडिया में इनका प्रेजेंस कैसा है वो हम आपको बता दें। R&D डिपार्टमेंट तेलंगाना में है। तेलंगाना में R&D डिपार्टमेंट है। हेड ऑफिस जो है वो गुड़गांव में है। उसके बाद इनका Hyundai का इंश्योरेंस ब्रोकिंग ऑफिस जो है वो भी गुड़गांव में है। उसके अलावा अगर देखें तो प्लांट इनके पास 3 है। 2 प्लांट जो है वो चेन्नई के तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के चेन्नई में है 2 प्लांट, जिसमें 708 रोबोट्स काम करते हैं Hyundai के इस प्लांट में। और अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 3rd प्लांट है जो Hyundai का प्लांट है। इससे ये लोग प्रोडक्शन कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो एक बहुत ही ह्यूज वैराइटीज ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी ये लोग कर सकते हैं। अगर 2021 में ही हम लोग बात करते हैं ना 2021 में, तो ये आप देख सकते हैं कि 2021 में 4,71,000 कार इनकी सोल्ड हुई थी। 4,81,000 कार 2022 में और 2023 में 5,67,000 कार्स को सोल्ड किया गया था। वहीं पे ये डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम है पैसेंजर सेगमेंट में 4,50,000 के आसपास का 31 दिसंबर 2023 में ये सेगमेंट आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सारे हैं सेडान भी है, हैचबैक भी है एंड एसयूवीज भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब हम लोग बात करें ना तो थोड़ा सा अगर आप इसको और गौर फरमाएंगे तो ये सारे के सारे कार के वेराइटीज़ इस RHP रिपोर्ट में अवेलेबल है। हालांकि हमारे लिए बहुत एज ए इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता, पर इनके कॉम्पिटिटर्स की अगर हम लोग बात करें
तो इसलिए हमें ये चीज़ जान लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर मान लीजिए इनके कॉम्पिटिटर्स के पास भी इसी रेंज में कार्स अवेलेबल हैं तो वो एक बहुत अच्छा फैक्टर होता है इन्वेस्टमेंट पर्पस में। और एक्चुअली जो अगर आप इसकी बात करें ना, सबसे बड़ी बात होंडई की अगर करें ना, तो होंडई इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ब्रांड है और फर्स्ट लार्जेस्ट है मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी के पास भी अच्छा प्रेजेंस है। मारुति सुजुकी का आप शेयर प्राइस देख सकते हैं किस हिसाब से ये इंक्रीज हो रहा है। ये सारे के सारे वही मॉडल्स हैं जिस मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। तो इस मॉडल को भी आप ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। कंप्लीट डिटेल यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के लिए है एज ए इन्वेस्टर कि इनका बिजनेस रेवेन्यू कैसा जनरेट हो रहा है। ऑब्वियस ही बात है, इंडिया में जो सेकेंड लार्जेस्ट कार सेगमेंट है और 4-5 लाख कार ये ऑन एन एवरेज ईयरली बेसिस पे सोल्ड आउट करते हैं, तो एक बहुत ही ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन, बहुत ही बड़ा रेवेन्यू भी होगा यहाँ पे। जो भी फिगर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे के सारे फिगर्स मिलियन में अवेलेबल है। इसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके आपको बताएंगे। अगर हम ये सारे के सारे फिगर्स इनके रेड हैट रिपोर्ट में अवेलेबल होते हैं। अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं कि 41,404 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने जनरेट किया था होंडई ने 31 मार्च 2021 तक 41,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। देन आप देख सकते हैं 2022 में सेम 47 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। 47,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, 47,000 करोड़। और 2023 में अगर हम लोग बात करें तो 61,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। 2023 के दिसंबर तक ये रेवेन्यू था 53,000 करोड़ रुपीस। और इस रेवेन्यू से अगर एक्सपेंस को हम लोग देखें ना तो एक्सपेंस भी थोड़ा सा मतलब 6 लाख करोड़ के आसपास का अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है तो 5,50,000 करोड़ रुपीस यहाँ पे एक्सपेंस में निकल जा रहा है। 55,000 करोड़, तो 61,000 के रेवेन्यू से 55,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसको अगर हम लोग ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन में देखें ना तो ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन अगर यहाँ पे हम लोग देखना चाहें तो आप देखेंगे कि 61,000 माइनस 55,000 और दिस इफ आई विल डिवाइड बाय 55 तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का ऑपरेशनल रेवेन्यू मार्जिन बनता है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो है इतने बड़े वॉल्यूम में अगर 10% का ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन बने तो आप देख सकते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है, ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी वो ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के पे आके रुक जाती है। 6,000 करोड़ पे अगर आप ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन रुकता है, अगर यहाँ पे टैक्स रिमूव कर देते हैं 1,600 करोड़ तो 4,700 करोड़ रुपीस इनका प्रॉफिट बन के निकलता है। 4,700 करोड़ रुपीस, ठीक है, इतना प्रॉफिट इनके पास आ जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी ब्रांड है और इतने बड़े कंट्री की सेकेंड लार्जेस्ट ब्रांड है, इतना तो रेवेन्यू बनता है बॉस। उसके बाद इस रेवेन्यू का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन 10% का होना बहुत ही फिनोमिनल है। जोमेटो जैसे कंपनी में जहाँ पे इतना बड़ा वॉल्यूम जनरेट होता है वहाँ पे ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 2% का बनता है। ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन अगर किसी भी कंपनी में अच्छा है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में अगर ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है तो आप ये समझ के लीजिए कि वो कंपनी अच्छा खासा ग्रो करेगी ही करेगी, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके अलावा अगर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में बात करें, ये सारा डिटेल्स था फाइनेंशियल सेगमेंट। अब सबसे बड़ी बात है कि ये आईपीओ आएगा कब, होंडई का आईपीओ कब आएगा, इस चीज़ के बारे में सबसे बड़ा डिटेल्स है। जिसमें अगर रिपोर्ट्स की बात करें, कंप्लीट रिपोर्ट्स की बात करें तो होंडई की आईपीओ में 14.22 करोड़ के आसपास, 14.22 लाख के आसपास का जो शेयर साइज है वो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड 25,000 करोड़ का इशू साइज हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जब इतना बड़ा इशू साइज होता है ना, देखिए जब छोटा इशू साइज होता है तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन रेट बहुत मल्टीप्लाई हो जाता है। जब 25,000 करोड़ का इशू साइज होता है तो आपको डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। अगर होंडई के आईपीओ में आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको अगर लिस्टिंग गेन अच्छी खासी मिल गई तो आप उतने पैसे को जो भी सेगमेंट में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है 15,000 रुपीज़ में, क्योंकि मेन बोर्ड का आईपीओ है तो पर लॉट जो होगा 15,000 रुपीज़ का रहेगा। अगर 15,000 रुपीज़ का आपको एक लॉट मिलता है तो डेफिनेटली इस लॉट को आप होल्ड करके रखिए लॉन्ग टर्म के लिए, और साल 2 साल 5 साल 10 साल में आप देखेंगे कि बहुत अच्छा वो पैसा
सा बन गया होगा। ये Hyundai का आईपीओ है, बहुत बेहतरीन सा आईपीओ है, मुझे बहुत सही लगा। और इस आईपीओ को हम खुद भी ट्रैक कर रहे हैं, जैसे ही लॉन्च होगा इस चीज़ में हम अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। 10 रुपीज़ पर शेयर का फेस वैल्यू रहेगा और यहाँ पे टोटल इशू साइज आप देख सकते हैं 14.22 करोड़ रुपीज़ के आसपास का टोटल इशू रहेगा। ये सारे के सारे इश्यूज जो होंगे वो दे आर एक्सपेक्टिंग द इंटायर इश्यूज ऑफर फॉर सेल ही होगा। यहाँ पे कोई फ्रेश इश्यूज के लिए अभी तक बात नहीं किया गया है, पर अगर फ्रेश, ये रेड हैट रिपोर्ट में भी ये चीज़ें मेंशन होती है। अगर आप फर्स्ट लाइन में देखेंगे ना, फर्स्ट स्लाइड में भी आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि रेड हैट रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट डिपेंडेंसी दिखा दी जाती है। ये देखिए, ये 14 ऑफर फॉर सेल जो होगा वो 14.22 करोड़ के आसपास का ऑफर फॉर सेल है। 14 करोड़ शेयर्स जो होंगे ऑफर फॉर सेल होगा। फ्रेश इशू शेयर्स जो है वो अभी तक कुछ भी फ्रेश इशू शेयर्स यहाँ पे नहीं दिखाए जा रहे, सारे के सारे शेयर्स जो होंगे वो ऑफर फॉर सेल्स ही होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सा अपडेट है। उसके बाद हम लोग बात करें Hyundai का ग्रे मार्केट प्रीमियम आज के डेट में भी चल रहा है फिर 570 रुपीज़ का। लिस्टिंग गेन यहाँ पे एक्सपेक्ट अभी नहीं बता सकते हैं क्योंकि आप इसका आईपीओ प्राइस डिस्क्लोज नहीं हुआ है। एक बार आईपीओ प्राइस डिस्क्लोज हो जाएगा फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम पर 570 रुपीज़ का चल रहा है। ग्रे मार्केट में ट्रेड नहीं किया जा सकता है, ग्रे मार्केट में ट्रेड करना अच्छी बात नहीं है, पर जो डेटा अवेलेबल था ओवर द नेट हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी बाय एंड सेल रिकमेंडेशन भी नहीं है। ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से हम सारे इन्फॉर्मेशन जो भी अवेलेबल है ओवर द नेट हम वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर Hyundai के इस पर्टिकुलर आईपीओ के हम लोग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की बात करें ना, तो Hyundai में थोड़े से अगर हम लोग ड्रॉबैक्स को भी अगर हम लोग देखना चाहें तो Hyundai में आज के डेट में 784 करोड़ रुपीस का टोटल बोरोइंग है, ठीक है। और कंपनी के पास 784 करोड़ रुपीस का बोरोइंग है, तो इतनी बड़ी कंपनी के पास आई थिंक इतना बोरोइंग चलता है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें तो कंपनी के पास आई थिंक कंपनी एसयूवी मॉडल्स में ना बहुत ज़्यादा हैविली डिपेंडेंट करती है। जैसे क्रेटा हो गया, क्रेटा कंपनी का बहुत ज़्यादा चलता है और कंपनी के पास एक लायबिलिटीज़ भी हैं और थोड़ी अच्छी खासी लायबिलिटीज़ भी हैं इस कंपनी के पास। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो Hyundai के कंपनी पे मैन्युफैक्चर पैसेंजर व्हीकल पे ही मैन्युफैक्चर करती है। सिर्फ और सिर्फ इनका जो भी प्लांट है, पैसेंजर व्हीकल जो प्लांट इनका बनाता है वो डायरेक्टली बनता है सिर्फ चेन्नई में, ठीक है, सिर्फ चेन्नई में है। ऐसा नहीं है कि इनका डाइवर्सिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इंडिया के बाकी सेक्टर में ही है, चेन्नई में ही है सिर्फ इनका सिंगल प्लांट है जहाँ से 700-800 रोबोट बनते हैं। और जितने रोबोट हैं जो कार को मैन्युफैक्चर करते हैं और जितने भी कार डेवलप होते हैं, पैसेंजर व्हीकल्स डेवलप होते हैं, सारे के सारे पैसेंजर व्हीकल चेन्नई में डेवलप होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करें तो अगर चेन्नई में कुछ ऐसी अनफॉर्सीन कुछ ऐसा सर्कमस्टांसेस आ जाता है, जैसे अभी हाल ही में फ्लड आया था, कुछ बड़ी सी अगर अर्थ मतलब कुछ क्लाइमेटिकल या कुछ भी अनफॉर्सीन कुछ ऐसा होता है जो कि चेन्नई को हैम्पर करेगा, तो कहीं ना कहीं इस बिजनेस को भी हैम्पर हो सकता है वो चीज़। उसके बाद अगर चेन्नई एक बहुत बड़ा ये है, उसके बाद कंपनी के पास 5 क्रिमिनल प्रोसीडिंग में कंपनी फेस कर रही है। 5 क्रिमिनल प्रोसीडिंग का केसेस चल रहा है। 128 टैक्स क्लेम एंड 970 पेंडिंग सिविल एलिगेशंस हैं। तो कंपनी के ये सारे एलिगेशंस जो है ना वो टोटल मिला के 5469 करोड़ रुपीस के हैं, जो कि बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। जी हाँ, कंपनी के पास जो भी कंपनी के ऊपर केस चल रहा है, तो कंपनी के पास अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट 505 क्रिमिनल केसेस हैं, 128 टैक्स क्लेम्स हैं, 970 पेंडिंग सिविल एलिगेशंस हैं। और ये सारे के सारे केस को अगर हम लोग वैल्यूएशन में अगर कन्वर्ट करें तो ये टोटल ऑफ 5469 करोड़ के आसपास का कंपनी के ऊपर केसेस हैं। और ये रजिस्टर्ड केस हैं, ये सारे के सारे केस के अभी हेयरिंग्स चल रही हैं, तो कुछ इनके फेवर्स में आएगा, कुछ इनके फेवर्स में नहीं आएगा, पर फिर भी 5500 करोड़ रुपए का अगर इनके फेवर में ये केसेस नहीं आते हैं तो इनको भुगतना पड़ेगा इस कंपनी को। इस चीज़ का आप ज़रूर याद रखिएगा। ये इनके रेड हैट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना ज़रूरी है, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है। और जो ऑडिटर्स बैठते हैं वो ऑडिटर्स हर एक कंपनी के क्या एलिगेशंस हैं, क्या क्रिमिनल ऑफेंस हैं, क्या कुछ चल रहा है, वो सारी चीज़ें अवेलेबल्स होती हैं। इसलिए रेड हैट रिपोर्ट को जानना समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कंपनी
बहुत ज़्यादा रिलाई करती है अपने सप्लायर्स के पास, क्योंकि बहुत सारे पार्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इनडायरेक्टली सप्लाई करती हैं एंड फिटिंग करती हैं। तो इसलिए अगर सप्लायर से थोड़ा सा भी इम्पैक्ट होता है तो हो सकता है कि कंपनी के कॉस्टिंग पे भी ये इम्पैक्ट देखने को मिले। अब हम लोग बात करते हैं कि होंडई का आईपीओ आखिर आ कब रहा है। होंडई की आईपीओ की बात करें तो दिवाली के टाइम 2024 में, इसी साल के दिवाली तक ये आईपीओ का एक्सपेक्टेशन है। और कुछ रिपोर्ट की माने तो ये एक्चुअली अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, पर कुछ लोग का ये भी कहना है कि अक्टूबर 14 को इस आईपीओ की बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी और अक्टूबर 16 को इस आईपीओ की बिडिंग क्लोज होगी। अलॉटमेंट जो होगा वो 17 अक्टूबर को मिल जाएगा। 21 अक्टूबर को शेयर लिस्ट हो जाएगा बीएससी एनएससी में। ये कुछ सोर्सेस से पता चला है, कुछ न्यूज़ चैनल से पता चला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल्स एक बार कंफर्म हो जाएगा, एनएससी बीएससी की तरफ से नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होनी भी ज़रूरी है, क्योंकि एक बार आप डिटेल आपको पता चल जाएगा तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट होंडई का आईपीओ। आप क्या सोचते हैं इस आईपीओ के बारे में? आप की क्या राय है? क्या आप इसमें अप्लाई करेंगे, नहीं करेंगे? क्या कुछ सोचते हैं आप ज़रूर बताइएगा। पर मेरे हिसाब से इनके सारे प्रोज एंड कॉन्स हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। जो भी इनके नेगेटिव पॉइंट्स थे वो भी हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस किया है। जो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स थे वो भी हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस किया है। नेगेटिव पॉइंट्स अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो 2-3 नेगेटिव पॉइंट है। पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में एलोकेटेड है। पूरे पैन इंडिया में कंपनी सप्लाई ज़रूर करती है, पर रिलाई करती है मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए। चेन्नई में 2 प्लांट हैं इनके, तो अगर कल को कुछ चेन्नई में होता है तो कंपनी उस पर चेंजेस आ सकते हैं, मतलब कॉस्टिंग में, या फिर इम्पैक्टफुल हो सकता है। दूसरा, कंपनी के ऊपर 5,500 करोड़ तक का जो लीगल प्रोसीडिंग है, जो केसेस हैं वो चल रहे हैं, और वो केसेस ह्यूज केसेस हैं। मतलब 190 केसेस टैक्सेस के हैं, कुछ क्लेम्स है, कुछ क्लेम प्रोसेसिंग है, 5 क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं। तो कंपनी के पास वो है। उसके बाद हम लोग बात करें, एक्चुअली ये रोड की कंपनीज होती है, रोड साइड व्हीकल्स चलते हैं, तो बहुत सारे क्रिमिनल केसेस वहाँ से भी पड़ जाते हैं। एक्सीडेंटल क्रिमिनल केसेस पे होते हैं। कल को अगर कंपनी को कार में, अगर होंडई के कार में किसी को एक्सीडेंट हो जाता है और कोई वो डेथ कर जाता है, उसका एयर बैग नहीं खुलता है, तो वो सारे केसेस भी हो सकते हैं। तो अगर आप केसेस को पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं रीड किए हुए हैं तो आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि क्रिमिनल केसेस कैसे हैं। पर कंपनी का एयर बैग अगर नहीं खुलता है तो वहाँ से भी एक क्रिमिनल ऑफेंस का केस कंपनी के ऊपर बन सकता है, कि अगर कार में कोई ट्रैवल कर रहा है और एक्सीडेंट हो गया तो वो उसका वो कंपनी कार रिलाई करती है। तो ऐसे टाइप के केसेस है। अगर इस टाइप के केसेस में कंपनी के पास हेयरिंग आता है तो 5,500 करोड़ के आसपास का वो हेयरिंग है। उसके अलावा 700-800 करोड़ रुपीस के पास कंपनी का बोरोइंग है। कंपनी बहुत ज़्यादा रिलाई करती है 4th नंबर पे अपने सप्लायर्स के साथ। तो ये सारे निगेटिव पॉइंट्स है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट कार ब्रांड है। अगर हम लोग बात करें तो 5 से 6 लाख यूनिट्स जो है ये ऑलमोस्ट 1 ईयर में सेल आउट करते हैं। इनके पास रेवेन्यू जो जनरेट होता है वो 61,000 करोड़ रुपीस के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है। और कहीं ना कहीं ये रेवेन्यू जो है वो इनके कंप्लीट प्रॉफिट में दिखाता है। और ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10% का है। तो 10% का ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल है, क्योंकि इतने बड़े वॉल्यूम, इतने बड़े लार्ज कंपनी के बेसिस में अगर 10% का प्रोफेशनल मार्जिन बनता है तो वो भी बहुत अच्छा है। बाकी देखते हैं अलॉटमेंट का क्या होगा, लिस्टिंग क्या होगी, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे जैसे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम या अलॉटमेंट का नोटिफिकेशन आ जाएगा हम डेफिनेटली आपको इंटीमेट करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा तो। और इस चैनल पे हमेशा आपको आईपीओ से रिलेटेड हर एक वीडियो, हर एक नोटिफिकेशन और डिटेल्स आपको मिलते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।